मैं 9th क्लास में पढ़ते थे, शायद 4th या 5th पीरियड चल रहा होगा। मैं वॉशरूम की ओर जा रही थी। वहाँ पर कुछ 3 से 4 लड़के खड़े थे। जैसे ही मैं वॉशरूम की ओर गई, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। और आगे अगर आप स्टोरी सुनना चाहेंगे, तो शायद आप ये वीडियो बंद कर देंगे। अगर आप अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहते हो, तो प्लीज़ आने वाले आगे वीडियो जो सजेशन में आ रहा है वो देख सकते हो और इस वीडियो को ऑफ कर सकते हो। उस वक़्त मैं 9th की क्लास में थी, कुछ एंड वाले हमारे लेक्चर्स चल रहे होंगे। मुझे ये भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या होता है, मैं बस एक मासूम सी पढ़ाकू बच्ची थी। उस वक़्त मेरे वही दोस्त 3-4 दोस्त बाथरूम में खड़े थे और मैं वॉशरूम जाने के लिए बस सोच ही रही थी और मैंने उनकी आँखों में देखा कि एक भयानक सी चमक दिख रही है। ये चमक है या कोई इंतज़ार है या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। इस उम्र में शायद आपको अच्छा, बुरा, क्या, कैसे कुछ समझ नहीं आता। मुझे भी नहीं समझ आया, मैं बस चली गई। जैसे ही पास गई तो ऐसा लग रहा था ये सिर्फ़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दे वांट मी। फिर मैं जैसे ही पास गई, उन दोस्तों की दरिंदगी को मैं कैसे बयाँ करूँ मुझे पता नहीं। लेकिन उन लोगों ने उस दिन मुझे मेरे साथ जो कुछ किया, या जैसे भी किया, इसे मैं रेप कहूँ, इसे मैं सेक्सुअल एन्जॉयमेंट कहूँ या मुझे सेक्स का नॉलेज देना कहूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ हुआ, जिसे मैं समझ ही नहीं पाई। क्योंकि आज तक मुझे पता नहीं था कि आपके लाइफ़ में सेक्स होता क्या है? और उस दिन जो भी हुआ, वो दोस्त थे, जो हवस के पुजारी बन चुके थे। कुछ मिनटों पहले ही ना मेरी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल थी। एवरीथिंग वाज़ सो सॉर्टेड, कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से सब कुछ बिखरा था। मेरे हौसले, मेरे उमंग, मेरी सारी उम्मीदें कुछ ही पल में सारी पानी की तरह बह गई। कहते हैं ना कि किसी लोगों को अगर अंदर से हवस की जागरूक हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये क्या हद थी? मैं तो उनकी दोस्त थी यार। आई डिडन्ट नो व्हाट इट इज़। लेकिन उनमें से एक दोस्त मेरे कान में आके कुछ-बुछ करके कहता है कि ये घर पे मत बताना, और निकल गए मुझे उसी हालात में छोड़कर। मैं आधा घंटा खुद को समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे कपड़े मैंने जैसे-तैसे पहने, लहू-लुहान शरीर था, ब्लडिंग हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा व्हाट्स हैपनिंग विथ मी। किसे जवाब दूँ, किससे पूछूँ, क्या हुआ? कैसे पता चलेगा कि ये क्या हुआ है मेरे साथ? ये समझने से पहले ही सारा स्कूल खाली था और बस घर जाना था। कहते हैं ना कि आप एक सेफ जगह ढूँढते हैं जब आपको कोई अपना-सा या फिर आप किसी जंगल में भटके हुए हो, आपको एक सेफ सी जगह चाहिए होती है। वो होता है आपका घर, आपका आशियाना। आप सोचते हो कि मैं समाज की हर बुराई से भागकर कहाँ जा सकती हूँ, तो वो है आपका घर। लेकिन मेरे लिए भी मेरा घर अपना नहीं था, क्योंकि मेरी हरकतों से मेरे माँ-बाप कभी खुश नहीं थे और मैं डर चुकी थी कि ये इसने कहा भी है कान में कि घर पे नहीं बताना, अब होगा क्या? अब मैं करना क्या चाहिए? मैं जाना कहाँ चाहिए? फिर भी कैसे तो भी अपने हौसलों को सिमटे हुए, अपनी उम्मीदों को उसी कमरे में बंद किए हुए, अपने कपड़ों को जैसे-तैसे आँग पे डाल दिया और मैं चली गई घर। घर पे ऐसा लगा कि जैसे मुझे पाइल्स हुआ है। उन्होंने उतना ही उसको सीमित लेकर छोड़ दिया। फिर मैंने मेरे आजू-बाजू वाले दोस्तों को पूछा कि ये मेरे साथ जो हुआ है, ये होता क्या है? उन्होंने मुझे उस दिन रात को वीसीआर किराए से लाकर ब्लू फ़िल्म्स दिखाई और उन दरिंदों ने भी वही काम किया जो इन 3 लोगों ने किया। आज वो दिन याद भी आता है ना तो इट्स लाइक पेनफुल फॉर मी। व्हाई? बिकॉज़ हवस के शिकार होना और हवस के लोगों के साथ अपने आप को सिमट के लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उस दिन मुझे सेक्स का पता चला कि ये होता है सेक्स और मैं पुरुष नहीं हूँ, ये भी पता चला। नमस्कार, मैं डॉक्टर सान्वी जेठवानी, वैसे नांदेड़, महाराष्ट्र से हूँ। मेरा जन्म एक सिंधी घर में हुआ था, जो एक बिज़नेस फैमिली थी और जन्म का समय था 27 सितंबर 1990।
इस जन्म में मैं एक उनके लिए एक लड़का थी, जो एक लड़के के रूप में मैंने जन्म लिया। माँ-बाप बहुत खुशी के मारे बहुत सारा एक्साइटमेंट में बहुत कुछ बाँटा, किया, खुशियाँ मनाई। किंतु उन्हें पता नहीं था कि हम एक लड़का नहीं हैं और हमारी चॉइस ऐसी थी कि हम हमारी सिस्टर के कपड़े पहनने लगे और बहन के कपड़े लड़कियों की तरह पहनना, नाचना, टीवी के सामने जाना, वो लड़कियों के गाने पे नाचना और चुपके से वो कपड़े रख देना ताकि घरवाले देख तो नहीं रहे। क्या ये उन्हें पता तो नहीं चल रहा हम जो हरकतें कर रहे हैं? लेकिन कहते हैं ना कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, जब तक नासमझी हैं लोग आपको इस नासमझ समझ कर हर हरकतें करने देते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद ये नासमझी हरकतें खटकने लगती हैं। समाज को, घर वालों को, हर किसी को खटकने लगती हैं। मेरे पिताजी को मेरा नाचना तो छोड़ो, मेरा इस तरीके की हरकतों से भी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, उनके मर्दानगी को ठेस पहुँचती थी। क्यों? एक बार उन्होंने मुझे देख लिया नृत्य करते हुए उस लड़कियों के भेष में। उस दिन उन्हें बहुत उनके मर्दानगी को ऐसी ठेस पहुँची कि वो बहुत आग बुलबुला हो गए। उन्हें गुस्सा आने लगा और मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। मैं इन हरकतों को या इन नृत्य को अपने आप में एक जीवित लड़की को जैसे जी रही थी और उस दिन से मेरे पिताजी का मेरी ओर देखने का रवैया पूरी तरह से बदल गया। वो मुझसे ऐसे ट्रीट करते जैसे कि मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ। क्या औलाद सिर्फ़ लड़की या लड़का या किन्नर होना इतना ही ज़रूरी है आपके लिए? या लड़का हो तो ही अच्छा है या लड़की हो तो ही अच्छा है? ये समझ पाना शायद उनके लिए भी मुश्किल था और मेरे लिए भी। मुझे कोई नई चीज़ चाहिए होती थी, पिताजी कभी नहीं देते। बहन की है यूज़ करो। गरीमत वो लड़की थी, उसके कपड़े ना दिए, नहीं तो हर चीज़ मुझे बहन की इस्तेमाल करनी पड़ती थी। इतना ज़्यादा मेरे पर डिस्क्रिमिनेट किया गया पिताजी की ओर से। मुझे गाड़ी नहीं होती, मैं स्कूल तक अपने साइकिल से जाती, ये करती, घर में पैसा होते हुए भी मेरे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मैं उनका हिस्सा होकर भी ना होने के बराबर था। मेरे पिताजी ने सी साफ-साफ मना कर दिया कि आज के बाद तुम पढ़ाई नहीं करोगे। मेरे दिमाग में प्रश्न है कि क्यों? क्यों मैं नहीं पढ़ सकती? मैं तो पढ़ाकू हूँ, इतने अच्छे-अच्छे परसेंटेज लेके पास हुई हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ सकते? उस दिन मेरे इस सवाल का जवाब ये मिला, मुझे ये पता चला कि मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ, इसलिए समाज का तमाशा बन जाऊँगी, इसलिए पिताजी ने मेरा शिक्षण बंद करने को कहा। जिस शिक्षण के लिए आप, आपके पिताजी, हर लोग परेशान रहते कि उनका बच्चा पढ़े और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं ना पढ़ूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ क्या कहेंगे उसको कि स्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट हर चीज़ से मुझे बंदी, कुछ नहीं करने देना, बस मेरी दुकान सँभाल, मेरे दुकान पे आ ताकि मैं समाज के उन लोगों से दूर रह सकूँ, उन्हें पता ना चल सके कि मैं अंदर से लड़की हूँ। सिर्फ़ ये छुपाने के लिए मुझे मेरे अस्तित्व को बंद करना या मेरे अस्तित्व को जेल में डाल देना, ये कहाँ का कानून था? और उस दिन मुझे आत्महत्या का पहला प्रयत्न करना पड़ा। मैं सीधा पंखे की ओर रस्सी लटकाकर इस तरीके से अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी कि यार मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, बिकॉज़ मेरे लिए कोई दोस्त नहीं था, मेरे लिए कोई हमदर्द नहीं था, मेरे लिए घर नहीं था, किताबें ही मेरी सब कुछ थी। मुझे पढ़ना ही था ज़िंदगी में, क्योंकि पढ़कर नाम कमाना था और बताना था उस बाप को कि मैं कुछ बन सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, जिसको तुम गंदा, नकम्मा या अपनी औलाद नहीं समझ रहे हो, उनको गर्व होना चाहिए उनके औलाद होने पर, इसके लिए मुझे पढ़ना था। क्योंकि कलम की ताकत किसी शस्त्र की ताकत से बहुत बड़ी होती है। बस यही सोचकर मैंने आत्महत्या का प्रयत्न किया, पिताजी को पता चला, उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि आज के बाद तुझे 1 रुपया मेरी तरफ से नहीं मिलेगा। सिर्फ़ तू घर में रहना है, रह सकते, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी। बस मैंने माँ की ओर देखा, अपनी ओर देखा और मैंने सिर्फ़ पढ़ाई को अपना दोस्त, हमसफ़र, हमदर्द और पार्टनर जो बोलो सब उसको बना लिया। इतने में मैंने डिसीज़न लिया कि अब मैं ना इस शरीर को त्याग कर अब मैं लड़की की एक प्रॉपर शरीर को अपनाऊँगी। मैं अब खुद को उस मुकाम पे ले जाऊँगी जहाँ मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। खुद औरत की तरह रहना चाहती हूँ। फिर मैंने स्टडी किया। मैंने बहुत सारे जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्लस ट्रीटमेंट्स, जेंडर रीअसाइनमेंट, सर्जरी, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना शुरू किया और बहुत डॉक्टरों से मिली। मुंबई, पूना, दिल्ली सभी डॉक्टर्स के पास गई और मैंने देखा कि देयर इज़ या ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, वो भी इंडिया में, क्योंकि मुझे तब तक कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, कैसे होता है। बस मैंने डिसीजन लिया, मैंने दिल्ली में कदम बढ़ाए और एचआरटी शुरू किया, जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। ये ट्रीटमेंट के साथ-साथ मेरे अंदर के ना सारा कुछ बदलने लगा।
मेरी बॉडी और भी स्लिम, कॉन्टूरिंग होने लगी, सारे लड़कियों के और फीचर्स बाहर आने लगे, ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, सब कुछ बदल रहा था। ये देख मेरे घरवालों को डाउट आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी माँ मुझे हर रोज़ इमोशनल अत्याचार करती, शादी करो, शादी करो, शादी करो, तमाशे हो रहे हैं घर में, ये हो रहा है। मैंने उनको उस दिन सत्य बता दिया कि मैं पुरुष नहीं हूँ। आप जो पता है, जिसको आप अपने अंदर दुःख, दर्द, गुस्से की ओर ले रहे हो, ये सत्य है कि मैं एक पुरुष नहीं हूँ। मैं एक ट्रांस हूँ, मुझे ट्रांस वुमन बनना है, मैं एक लड़की बनकर जीवन जीना चाहती हूँ। उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी का गुस्सा उस सीमा की ओर जा चुका था, जो उस दिन फटकर ज्वाला की तरह बाहर आया। वो आए, मेरी ओर गुस्से की ओर देखे, उन्होंने सिर्फ़ इतना ही कहा कि एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती। आप इस घर से दफ़ा हो जाएँ और इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने पैदा किया था? या सिर्फ़ शादी करती इसी के लिए मैं उनकी औलाद थी? या पैसा कमा के दूँ इसी के लिए औलाद थी? एटीएम मशीन हूँ? या बच्चे पैदा करने की कोई मशीन हूँ? या घर में बहू लाने वाली एक चीज़ हूँ क्या? सब पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है, निकालो घर के बाहर फेंक दिया सीधा। डस्टबिन की तरह, कचरे की तरह, कूड़े की तरह हमें सीधा घर के बाहर निकाल दिया और कहा कि घर में मत आना वापस। बात तो वैसे ही नहीं करते थे, अब तो वो भी खत्म कर दिया। कभी मुझसे ढंग से बात नहीं किया, साथ में बैठ के बाप के साथ खाना नहीं खाई थी, पता नहीं होता पिताजी का और मेरा प्यार क्या होता है। लेकिन उस दिन मेरे लिए ऐसा था कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, बादल फट गए हैं। माँ-बाप का सहारा आपके सर पर जब हो ना, तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीत सकते हो, मेरे ऊपर नहीं था। मुझे जाना पड़ा। मैं अपने ऑफ़िस में रहने लगी और उस दिन मेरी माँ बहुत रोने लगी। वो कहती थी कि तुम जैसे हो वैसे रहो, घर में बहू लाओ, शादी करो, समझाओ, अपने आप को बदलो, लेकिन घर छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे पिताजी को मना लूँगी, तुम भली शादी मत करो, जैसे हो वैसे रहो, ये ट्रीटमेंट्स मत कराओ। अरे यार! मैं एक ऐसे इमोशनल ट्रॉमा में थी बिकॉज़ मेरा हार्मोन डिसबैलेंस हो चुका था, मेरा शरीर फूँगा जा रहा था, मुझे तकलीफ़ें हो रही थी, मैं खुश नहीं थी, मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद मैं खुद को ख़त्म कर देती? क्या यही ऑप्शन है कि मैं आत्महत्या कर लूँ और ख़त्म कर लूँ, कि मेरे लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है? अरे जब तक चाह हो ना, इंसान पत्थर को भी पानी बना सकता है। तो मैंने बस यही ठानी कि मुझे करना है। आज किसी का सोचना नहीं है, चाहे वो माँ-बाप हो, चाहे कोई भी हो। सिर्फ़ सोचना है तो अपना फ्यूचर। कुछ ही महीनों में मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई, उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद समय भी मैं उन्हीं के साथ थी, मैं उनकी सेवा कर रही थी, हालाँकि वो बात नहीं करते थे। मैं फिर भी गई हॉस्पिटल में उनकी सेवा की। मैंने उनको यही कहा, लेकिन जब अंतिम साँस मेरे पिताजी ले रहे थे ना, ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं, "मुझे माफ़ कर, मैंने तुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। तू भगवान के रूप में मेरे घर में आए, मैं तुझे समझ नहीं पाए और आज तू मुझे मुक्ति दे।" मैं सुनकर हैरान सी हो गई कि एक औलाद अपने पितृ को जो जन्मदाता है, उसे कैसे मुक्ति दे सकते हैं? क्या मेरी ताकत इतनी बड़ी होगी? फिर भी मैं कृष्ण की भक्त हूँ, मैंने श्री कृष्ण कह के उनके सर पे 3 बार हाथ घुमा दिया। मैंने कहा, "पिताजी मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपने पिताजी को मुक्ति दे सकूँ, किंतु माफ़ ज़रूर कर सकती हूँ। लेकिन इस बात का दुःख ज़रूर रहेगा कि कभी मुझे आपने प्यार नहीं दिया।" और मैं आँसुओं को सिमटते हुए बहुत प्रैक्टिकल हो गई थी और उनको जैसे-तैसे घर ले आए। घर आने के बाद एक बहुत सुंदर तमाशे को मैंने आगे फेस किया। समाज, घरवाले, रिश्तेदार, हर कोई मुझे गालियाँ बकता, "तेरी वजह से मरा है, तेरे टेंशन से मरा है, तेरी बददुआ से मरा है।" पता नहीं कितने आरोप और चल रहे थे मुझ पर। उनके मौत पर रोऊँ, घर में जो हुआ है उस पे गम जताऊँ या आरोपों को सिर्फ़ सुनकर चुप बैठी रहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतने में ही अग्नि कौन देगा? कौन मुखाग्नि देगा? ये प्रश्न समाज की ओर से आया क्योंकि किसी ने मुझे मुखाग्नि देने के लिए आगे आने नहीं दिया। कहा कि कोई किन्नर कैसे अग्नि दे सकता है? कहा कि तुम्हारा क्या अधिकार है? और मुझे लग रहा था कि पिताजी की भी इच्छा नहीं थी। ठीक है, मेरे चाचा ने उन्हें मुखाग्नि दी, मैं दूर से देखती रही। सिर्फ़ जाके अपना जो फ़र्ज़ था वो निभा के आ गई।
उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी मानो बदल ही गई। घर से सहारा नहीं था, निकाली हुई थी, माँ अकेली पड़ी थी, माँ का कोई सहारा नहीं था, माँ को कौन सँभालेगा? फिर मैंने माँ को अपने पास सँभालना शुरू किया। लेकिन ज़िंदगी यहाँ रुकती नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। मैं फिर से उसी रुतबे के साथ खड़ी हुई। इसी के साथ मैंने बीसीए, एमबीए, डिप्लोमा इन फ़ोक आर्ट्स, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन भरतनाट्यम, विशारद इन भरतनाट्यम, एमबीए का पीएचडी और साथ ही पीएचडी इन फ़ोक डांस। इतना सारा एजुकेशन मैंने प्राप्त किया। मैंने इतना सारा एजुकेशन, पीएचडी सब कुछ लेकर अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा लिया था। ये सब एजुकेशन प्राप्त करने के बाद समाज में एक रुतबा बन गया था मेरा। मैंने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, उसी के साथ-साथ मैं अनेक प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देश-विदेश इतने सारे प्रोग्राम्स किए, अपनी संस्था बनाई, उस संस्था के अंडर क्लास बनाया और एक ऐसे मुकाम पर जाकर पहुँच गई थी जहाँ लोग मुझे बहुत सलाम भी ठोकते, प्यार भी देते और मेरे रुतबे को सलाम करते हुए कहते कि इसने अपने दम पर देखो कहाँ चली गई। कहते हैं ना कि अगर समाज में जीना हो तो अपने हौसलों को, अपनी उम्मीदों को, अपने उमंगों को हमेशा बांधे रखना, नहीं तो कोई भी आकर उस बलून को कभी भी फोड़ सकता है। अगर आप अपने हौसलों को लेकर आगे चलेंगी तो ज़िंदगी में ऐसी उड़ान उड़ पाएँगी कि कहाँ आपको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।